1 घंटे में जान जाएंगे, उस चीज के लिए साइंटिस्टों को 200 साल लगे हैं। जिस चीज को जानने के लिए साइंटिस्टों को 200 साल लगा है, वो आप सिर्फ 1 घंटे में वो जानकारी प्राप्त कर लेंगे। यानी कि हम लोग एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में देखने वाले हैं जिसकी रिसर्च पिछले 200 साल से चलती थी। तो ये रिसर्च को जानने के पहले हम थोड़ी स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। हम लोग जिंदगी जीते हैं किसके लिए? धनसुख भाई के लिए। किसके लिए दौड़ते हैं हम? धनसुख भाई के लिए, पैसे के लिए दौड़ते हैं। पैसा आया तो हम दौड़ते हैं मनसुख भाई के लिए, मन के सुख के लिए। यहाँ घूम लूँ, वहाँ घूम लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ, ये पहन लूँ, है कि नहीं? गहने लेना है, ये लेना है, सब बराबर। और आज आप दौड़ के आए हैं तनसुख भाई के लिए। तो तनसुख भाई के लिए दौड़ने वाले लोग कम है। तनसुख भाई यानी शरीर। तो धनसुख भाई और मनसुख भाई के चक्कर में तनसुख भाई पीछे रह जाता है। तो जिंदगी ईश्वर ने हमें इतनी अनमोल दी है कि ये शरीर के सामने हर चीज फीकी है। सबसे बड़ा साम्राज्य आपका शरीर है, सबसे बड़ी संपत्ति हमारा शरीर है। तो ये शरीर रूपी इतनी बड़ी संपत्ति को हम किस तरह संभालें? जैसे कि आज एक बहुत बड़ा कारोबार हो आपका बिजनेस का, तो आपको चिंता रहती है उसको संभालने के लिए। तो इसी तरह ये एक बहुत बड़ा कारोबार है। ये शुरू होता है पैदा होने के साथ, पहले सांस से शुरू होता है और 100-120 साल तक ये चल सकता है कारोबार, और उसको अच्छी तरह संभालना ये हमारी ड्यूटी है। अभी हम लोग आगे स्क्रीन पे सब चीज़ देखेंगे। आगे नहीं जा रहा है, इससे नहीं जा रहे। फोटो 18 सेंटर बटन है, सेंटर है राइट है। हाँ ठीक है, चलिए। तो ये 200 साल की जो रिसर्च है, इसको इम्यूनोमोड्यूलेटर ये नया है ना, इससे टाइम लेता है। ऑपरेटिंग नहीं पता मुझे। चलिए, इसको इम्यूनोमोड्यूलेटर या तो नोवेल पेप्टाइड थेरेपी कहते हैं। इसमें लाइट चालू कर दो, फ्रंट लाइट। कृष्णा वो प्रोजेक्टर वो प्रोजेक्टर लगा देते हैं। तो इम्यूनोमोड्यूलेटर या तो नोवेल पेप्टाइड थेरेपी कहते हैं। ये 200 साल से रिसर्च चल रही थी। ये रिसर्च कंप्लीट हुई 1986 से 2006 के बीच। तो इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर विजय भटकर ने, जो एक सुपर साइंटिस्ट है, भारत रत्न है। इनकी वैल्यू इंडिया में उतनी है जितनी वैल्यू इंडिया के अंदर डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की है। तो ऐसे भारत रत्न जो व्यक्ति है, उन्होंने हेल्दी इंडिया अभियान के लिए इस मॉलिक्यूल को पूरे एशिया के लिए मोनोपोली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 2027 तक, ताकि ये दूसरे किसी को मिले नहीं और लोगों को एक नॉमिनल दाम में ये उपलब्ध कराया जाए। वो इसमें वो सेटिंग पे देखेंगे, स्क्रीन चली जाती है ना। इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इनका अभियान है हेल्दी इंडिया। इस हेल्दी इंडिया अभियान में इनके साथ है डॉक्टर रमेश पाटिल, जो एमडी डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जिनकी हॉस्पिटल है, सीटी स्कैन सेंटर है, कैथलैब वगैरह है, या बाईपास वगैरह होता है। डॉक्टर रमेश पाटिल ने 7000 पेशेंट पर क्लिनिकल ट्रायल लेने के बाद इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया। ये 7000 पेशेंट खुद के हॉस्पिटल के नहीं है, शिरडी साई बाबा हॉस्पिटल और बिरला ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में
ये ट्रायल ली गई। 39 केस हैं जिनके ब्लॉकेज निकल चुके हैं, सोरियासिस पेशेंट है, अस्थमा पेशेंट है, इस तरह के बीमारी के पेशेंट है, एड्स के हैं, डायबिटीज़ के हैं, हाइपरटेंशन के हैं, पैरालाइज के हैं, सभी टाइप के हैं। आगे चल के हम देखेंगे इसमें। आज हम सबसे पहले देखेंगे WHO की हेल्थ की डेफिनेशन। WHO ने कहा फिजिकल हेल्थ। तो आज साइंस ने इतनी तरक्की की है कि सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अगर कोई बीमारी है तो ढूंढने के लिए मशीन है, लेकिन मेंटल हेल्थ इसको चेक करने के लिए दुनिया में कोई मशीन नहीं है। हर बीमारी के पीछे मानसिक स्थिति जवाबदार होती है। इसीलिए जो भी बीमारी होती है मेडिकल परिभाषा में उसको साइकोसोमेटिक कहते हैं। साइकोसोमेटिक यानी मनोशरीर। हम सिर्फ शरीर नहीं है, मन भी है। अगर शरीर में कोई बीमारी है तो जरूर मन का कोई हिस्सा बीमार है। एग्जाम्पल लेके, एक इंसान अगर 100 किलो वजन उठाकर चल सकता है और उसके सिर पे 400 किलो रख दो तो क्या होगा? वो बैठ जाएगा। उठा पाएगा? नहीं। तो जिसके सिर पे बोझा होता है उसको लकवा होता है। मेरे पास एक 67 ईयर के मरीज आए थे जिनको मेरे पास आने के 2.5 ईयर पहले लकवा हुआ था। हमने कहा आपके सिर पे कोई बोझा है? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरी 7 पीढ़ी खा सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, अभी से मैं आपकी 8वीं पीढ़ी, कल से अपना कामकाज बंद। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कामकाज चालू। फिर इंक्वायरी करने पे पता चला पहला लड़का 42 ईयर का कुछ नहीं करता था, दूसरा लड़का 40 ईयर का कुछ नहीं करता था, तीसरा लड़का 37 ईयर का, उसने 6 महीने पहले बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था। ये 3 बोझा। माँ बाप के पास पैसे कितने भी हो, बच्चे होनहार नहीं है, कमाते नहीं है, तो वो बोझा है। बोझे की कंडीशन में पैरालाइज होता है। और सेम कहानी हुई थी धीरूभाई अंबानी के साथ। गुजर जाने के 13 साल पहले उनको लकवा हुआ और गुजर जाने के 14 साल पहले उन्होंने पैसा कमाया। यानी कि पहले साल इतना पैसा आ गया कि उनको डाउट हो गया कि ये मेरे दोनों बच्चे इसको संभाल पाएंगे कि नहीं। होनहार ये तो बाद में पता चला ना कि होनहार है, उस वक्त तो उनको वो बोझा लगता था। जिसके अंदर भय होता है उसको घुटने की बीमारी होती है। वाजपेयी जी को देखिए, दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया, लेकिन आज भी वो चल नहीं सकते हैं। ये मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आप अपने आजू बाजू एनालिसिस करिए। दुनिया में अब रिसर्च ये हो रही है, मन की कौन सी स्थिति जवाबदार है कौन से बीमारी के लिए। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम, पैसा नहीं है तो नहीं आने का डर, और है तो चले जाने का डर। ऐसी कंडीशन में स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी होती है। तो इस तरह मानसिक स्थिति बहुत जवाबदार है। सोशल हेल्थ, अगर मेरा दोस्त मेरे मोहल्ले में अगर सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाता है तो क्या मुझे खुशी होगी? अक्सर खुशी नहीं होती है। देखा ये गया है कि ऐसे कामयाब दोस्त से हम दूर भागते हैं, जबकि मैं कहता हूँ कामयाब इंसान के करीब रहिए। उनके अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से कामयाब है, वो आप समझ लीजिए। ये मत सोचिए उसने बिल्डिंग कैसे बनाई, आप ये सोचिए कि अगर मैं वो खासियत को प्राप्त कर लूँ तो मैं ऐसी 2 बिल्डिंग बना सकता हूँ। ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? हम सोचते हैं अरे ये आदमी मेरे से कम पढ़ा लिखा, स्कूल में पीछे लास्ट बेंच में बैठता था, मैं इसका होमवर्क करके देता था और आज मेरे से आगे निकल गया, तो कुछ खासियत होगी ना। तो जबकि उससे हमें भागना नहीं है, उससे सीखना है, भागिए मत। अगर पड़ोसी को गाड़ी आ गई तो टेंशन, और हमें आ गई तो पड़ोसी को टेंशन, है कि नहीं? अगर उसको गाड़ी आ गई तो हमें प्रेरणा लेना चाहिए, चलो भाई अभी इसकी गाड़ी आ गई, अब मैं भी ले लेता हूँ गाड़ी, बिल्डिंग में सब गाड़ी वाले, कितना बढ़िया है। सोच बदलिए, सोशल है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, एक आदमी को हार्ट अटैक आया, क्या सोचते हैं? अरे हार्ट अटैक आएगा तो, कैंसर देखा कैंसर होगा तो बीमारी के बारे में तुरंत आप अपने ऊपर लेते हैं। और उल्टा सोचिए, अगर किसी को हार्ट अटैक आया वो उसके लिए, कैंसर हुआ उसके लिए, आपके लिए नहीं है। गाड़ी आई आपकी भी आ सकती है। तब हम सोशल हेल्थ कहेंगे, यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य। तब एक अच्छे संसार का निर्माण होता है,
अच्छा एक ग्रुप का निर्माण होता है, फैमिली लाइफ अच्छी होती है, बिल्डिंग में रिश्ते अच्छे रहेंगे लोगों से। आज हम बात करेंगे फिजिकल हेल्थ के ऊपर ही, जो मेन सब्जेक्ट है तनसुख भाई। लोग बीमार क्यों हैं? एयर पोल्यूशन। हम सबसे ज्यादा क्या लेते हैं? हवा लेते हैं, छोड़ते हैं 21,600 बार कम से कम। हवा के बाद अगर हमें कोई चीज ज्यादा लगती है तो वो है पानी। बंद पाइपलाइन से आता है, बरसों पुरानी पाइपलाइन है, सूरज की रोशनी गिरती नहीं है, क्लोरीन से प्यूरिफाई होता है, ऐसा पानी हमें मिलता है। अक्सर पेपरों में आता है बीमारी पानी की वजह से होती है, तो फाइंड आउट करिए पानी का TDS कितना है। जैसे जो रेगुलर वाटर है अगर उसका देखेंगे तो 400 TDS निकलेगा, अंदाज से मैं बता रहा हूँ, जो पानी अभी हमने टेस्ट किया यहाँ। इसलिए पानी आप चाहो तो भी शुद्ध नहीं मिलेगा। रही बात खाने की, हर चीज में कहीं ना कहीं केमिकल यूज हो रहा है। अभी न्यूज में बताया था कि 13 साल से असली घी बेचा जा रहा है, जो जानवरों की हड्डी से बनता है, असली घी। और हम सब लोग खा चुके हैं, क्योंकि हम लोग ट्रैवल तो करते ही रहते हैं ना कहीं खाया होगा, पता क्या चलेगा। नकली दूध के 13 टेस्ट होते हैं, वो नकली दूध 13 टेस्ट में से पास हो जाता है। अब कैसा पता चले नकली है? जब टेस्ट में नहीं, चेकिंग जो है लैब टेस्ट में प्रूव हो गया, तो ऐसे कैसे पता चलेगा? तो 13 साल से दिल्ली में कंपनी असली घी बना रही थी, जो हम सब खा चुके हैं, और हम लोग वेजिटेरियन हैं अभी भी, है कि नहीं? हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, गुटखा, स्मोकिंग, लेजी लाइफस्टाइल, तनाव। ये तनाव इंसान की सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप ऑटो आपको चाहिए, नहीं मिल रही है, तो अंदर एक हलचल होती है। ऑटो वाले ने मना किया तो अंदर हलचल होती है, जिसको हम इम्पेशंस कहेंगे, दुख कहेंगे, या उसी को स्ट्रेस कहते हैं। स्टेशन पहुंच गए, रिक्शा वाले को पैसा दिया, वो जल्दी छुट्टा नहीं दे रहा, इसलिए हलचल। फिर आपको ब्रिज चढ़ के स्टेशन के दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, बड़ी भीड़ है, आप क्या सोचते हो? कैसे लोग हैं, चलना तक नहीं आता, आप अपने आगे वालों के लिए सोचते हैं। इसका मतलब कि सब लोग चलना भूल गए, आपको अकेले को आता है। लेकिन चिंता मत करिए, आपके पीछे वाला भी यही सोच जाए, कैसे लोग हैं, चलना तक नहीं आता, है कि नहीं? तो हमारे सिर से लेके पैर तक एक धारा चलती है, जिसको रिदम कहते हैं, जिसको लय कहते हैं, जिसको संगीत कहते हैं। इसको संभालना है यहाँ से। तो वो धारा जो चलती है, उस धारा को अगर हम संभालेंगे तो धारा नहीं रहकर राधा बन जाती है। हर क्षण हम खुश रहेंगे। हम कहते हैं ना, कल मैं अच्छी जिंदगी हूँ, कल नहीं, इस क्षण को अच्छे से जीना है। अभी की सोचो, कल की कल सोचेंगे, पिछला भूतकाल भूल जाइए और हर क्षण मस्त रहिए। ईश्वर खाना दे रहा है, सोने को मिल रहा है, अच्छे लोगों से बातें हो रही है, अच्छी बातें करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज बड़ी समस्या ये है डॉक्टरों के लिए भी, सुपर बग्स यानी कि वायरस और दवाई की दौड़ में वायरस जीत गया है, दवाई हार गई है। आज हम उस मुकाम पे है, ऐसे फीवर आ रहे हैं जिसको डायग्नोज करना मुश्किल है, दवाइयाँ बनानी मुश्किल हो चुकी है। इन सब हालातों की असर हमारे शरीर पर होती है, जिसको मेडिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सेल्यूलर लेवल पर होता है, यानी कि हमारे बॉडी के सेल्स पर होता है। बॉडी बनी है 60 ट्रिलियन सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन से सिस्टम, और एक शरीर का निर्माण होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर लिवर सेल्स पे होगा तो लिवर की बीमारी, हार्ट पे होगा तो हार्ट की बीमारी, मसल्स पे होगा तो मसल्स की बीमारी या जॉइंट की बीमारी होती है। अक्सर देखा गया है कि कई लोगों की मेहनत की कमाई, 40% कमाई डॉक्टरी इलाज में चली जाती है। पैसा बड़ी मेहनत से आता है। जिंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी मेहनत का कमाया हुआ पैसा व्हाइट कोट वाला ले जाए या काला कोट वाला ले जाए। ये व्हाइट कोट और काले कोट से जितना दूर रहना वो अच्छा ही होता है। ये देख रहे हो हेल्दी फैमिली, लेकिन ये इसको दूसरे नजरिए से देखना पड़ेगा। ये हेल्दी फैमिली नहीं है, ये हैप्पी फैमिली है। मोटापा कोई हेल्थ नहीं होता है, मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। यह है कार जिसकी हम चिंता करते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, धुलाई करते हैं, एक आदमी रखते हैं, क्लीन करो इसको, और नहाते खुद।
कार के लिए दूसरा रखते, खुद के नहाने के लिए कोई आदमी नहीं रखते। चलिए वो तो रखा भी नहीं जा सकता, लेकिन कार की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि 3 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख की गाड़ी आती है, इसलिए उसकी चिंता करते। पैसा लगाए ना, और एक बड़ी रकम लगी है, लेकिन इसके लिए कौन से पैसे लगे हैं? कोई पैसा नहीं। तो इसकी कीमत क्या, कार से सस्ती या महंगी? इसकी कीमत कार से कई गुना ज्यादा है। इतनी कीमत है कि पृथ्वी का साम्राज्य कम पड़ जाएगा शरीर को तौलने के लिए। अगर एक पल्ले में शरीर को रखा जाता है, एक पल्ले में पृथ्वी का साम्राज्य, तो शरीर का पल्ला भारी रहेगा। ईश्वर ने ऐसी अनमोल संपत्ति हमें दी है जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है, सोचना चाहिए। आज ये कीमती शरीर के प्रति सोचने का विषय है, तो इसको अच्छी तरह समझिए और जरूर सोचिए। ईश्वर ने सबको बुद्धि दी है। जो बात मैं कहता हूँ इसलिए मान नहीं लेना है, जो मैं कहता हूँ अपनी बुद्धि से उसको परख लीजिए। गूगल नाम की एक बहुत बड़ी दुनिया है, जो लोग इंटरनेट जानते हैं, गूगल पे बैठकर मेरी बातों को और डिटेल में जाके देखें, इस दवाई की बातों को, तो और मजा आएगी। बैंक बैलेंस बढ़ता है तो दिखता है, बैंक बैलेंस घटता है तो दिखता है, लेकिन शरीर का बैलेंस एक उम्र बढ़ने के साथ सिर्फ घटता है और घटते ही रहता है। तो ये शरीर में जो बैलेंस घट रहा है, ये करोड़ों का नुकसान हो रहा है कि नहीं? यस और नो? बिल्कुल यस। शरीर में खराबी आना, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो बॉडी का बैलेंस घटते जाता है, यानी हमारी हेल्थ बिगड़ते जाती है। इस घटे हुए बैलेंस को फिर से भरने के लिए धन्वंतरी लाया है इम्यूरिच, यानी कि जो बॉडी का बैलेंस घटा है, जो करोड़ों का है, उसको बहुत मामूली दाम से फिर से रिफिल किया जा सकता है। तो क्या है ये इम्यूरिच? बच्चा जब पैदा होता है और माँ उसको पहले 3 दिन दूध पिलाती है, उस पहले 3 दिन के दूध से बच्चे को 90 तत्व मिलते हैं, जिससे शरीर का विकास होता है, शरीर हेल्दी रहता है और दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। ये 90 तत्व अगर जीवन भर चलेंगे तो इंसान जब तक जिंदा है उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है 10 लाख में से एक इंसान के साथ। बाकी सबके साथ क्या होता है, ये 90 में के कई तत्व धीरे धीरे वीक होने लगते हैं और कई तत्व खत्म होने लगते हैं। जब ये 90 में के कोई तत्व खत्म होते हैं या वीक होते हैं और उसकी वजह से जो बीमारी होती है, तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए वही तत्व फिर से चाहिए जो हमें एलोपैथी दवा, होम्योपैथी दवा, आयुर्वेदिक दवा, यूनानी दवा, फूड सप्लीमेंट या खाने की चीज से वो तत्व वापिस नहीं मिलने वाले हैं। तो यही रिसर्च चलती थी 200 साल से, वो तत्व कहाँ से मिलेंगे? तो साइंस को पता चला कि गाय जब बच्चा पैदा करती है तो पहले 3 दिन के दूध में सेम टू सेम 90 मॉलिक्यूल होते हैं और ह्यूमन बॉडी से 4 टाइम पावरफुल होते हैं। ये इम्यूरिच पहले 16 घंटे के दूध में से 90 मॉलिक्यूल को डिराइव करके बनी है, जिसका वर्णन चरक सुश्रुत वाग्भट में किया है। आयुर्वेद ने इसको पीयूष कहा है। कोई आयुर्वेदाचार्यों का पूछ सकते, पीयूष का मतलब होता है अमृत। आयुर्वेद ग्रंथ ने किसी भी चीज को अमृत की उपमा नहीं दी है, सिवाय कि ये गाय के पहले 3 दिन के दूध को। अमृत का मतलब ये नहीं होता है कि मुर्दा जिंदा हो जाए। अमृत का मतलब ये होता है जो पेशेंट बहुत ही खराब हालत में है, जो बीमारी से पीड़ित है, सब कुछ दवा खाने के बाद जो ठीक नहीं हुआ है, वो आदमी को फिर से नया जीवन देने वाली दवा, उसको अमृत कहते हैं। उसी को गोपीयूष कहा गया है आयुर्वेद में। शायद आयुर्वेद की बात आपको स्टोरी लगती हो, तो चलो मैं भी स्टोरी मान लेता हूँ, आपको लगती है तो। लेकिन ये इतिहास है, ये स्टोरी नहीं है। 200 साल का इतिहास है। 18वीं सदी में इसको व्हाइट ब्लड कहते थे। 19वीं सदी में रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इसका उपयोग होता था। इटाली के डॉक्टर इन्फांट डायरिया के लिए और बच्चे की बीमारी के लिए इसका उपयोग करते थे। 19वीं सदी की बात कर रहा हूँ मैं, 100 साल और ये 200 साल पहले की बात है। ये वो महान हस्तियाँ हैं जिन्होंने इस खोज की नींव डाली थी। ऐसे बहुत सारे रिसर्च 200 साल में हुए हैं। ये तो मैं एक झलक के लिए यहाँ बता रहा हूँ। डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन, जिसने पोलियो का वैक्सीन ढूंढा, इसी आदमी ने ढूंढा कि गाय के पहले 3 दिन के दूध के अंदर पोलियो का एंटीडोट है। अब ये रिसर्च जब 200 साल से चल रही थी, तो रिसर्च को इतना वक्त क्यों लगा?
क्योंकि टेक्नोलॉजी का अभाव था, उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। और ये रिसर्च चल रही थी, इस दौरान एक आदमी बीच में घुस गया। लोगों को आदत है बीच में घुसने की, है ना। तो एक आदमी बीच में घुस गया और उस आदमी का नाम था लुईस पाश्चर, जिसने वायरस ढूंढा, बैक्टीरिया ढूंढा। लोगों ने दवाई ढूंढनी शुरू की और दवाई ढूंढते गए, वायरस नए आते गए, दवाई ढूंढते गए। आज इस दौड़ के अंदर वायरस जीत गया है, दवाई हार गई है, ऐसे ऐसे वायरस है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा कि यही लुईस पाश्चर, इसको अच्छी तरह नहीं समझा गया है, उसका इंटेंशन ये नहीं था। उसने थियरी कुछ और ढूंढी थी, लोग निकल गए कोई और दिशा में। यही लुईस पाश्चर ने कहा था, वायरस एंड बैक्टीरिया इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज बट एनवायरनमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। तो एनवायरनमेंट क्या है? हमारे बॉडी का एनवायरनमेंट ही रेस्पॉन्सिबल है। एसिडिक एनवायरनमेंट गुड फॉर वायरस बैक्टीरिया, अल्कलाइन एनवायरनमेंट बैड फॉर वायरस बैक्टीरिया। ये इसकी ओरिजिनल थियरी है। अगर उस थियरी पे काम होता उस वक्त तो इतनी एंटीबायोटिक नहीं आती थी। उसकी जो असली थियरी थी वो लोगों को कभी समझ में नहीं आई। इसलिए वो आदमी गलत नहीं है, वो बीच में घुसा जरूर, लेकिन एक नई चीज लेके। उस थियरी पे कभी समय मिला तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे, एसिड अल्कलाइन के ऊपर, बॉडी के सिस्टम पे। तो बात यह है कि 1986 से 2006 का समय ये बहुत इंपॉर्टेंट समय था। ये 20 साल के समय के दौरान ये 90 मॉलिक्यूल को परफेक्टली उसके नाम और कार्य के साथ हर मॉलिक्यूल को ढूंढ लिया गया। और उस लेवल पे ढूंढा कि यहाँ बैठे हुए मैं किसी को भी पूछूंगा पानी में लाल कलर डालने से क्या होगा, तो यहाँ सबका जवाब एक ही होगा कि पानी का कलर लाल होगा। तो यहाँ पे लैंसेट पबमेड का मतलब क्या है? अगर इसके अंदर प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर है तो प्लेटलेट बढ़ेगा ही, जैसे पानी में लाल कलर डालने से लाल होता है। अगर इसके अंदर कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर है तो कार्टिलेज पे काम करेगा ही, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है तो पैनक्रियास पे काम करेगा ही। उस लेवल पर प्रयोग के द्वारा ये साबित हो चुका है। इसीलिए लैंसेट एंड पबमेड में रेफरेंस है। अगर किसी डॉक्टर, एमडी डॉक्टर को कहेंगे लैंसेट में इसका रेफरेंस है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये एमडी डॉक्टर का ही प्रोडक्ट है, पब्लिक में लाया गया है। क्यों लाया गया है पब्लिक में, ये हम आगे देखेंगे। एमडी डॉक्टर की मेडिकल जर्नल होती है, उसमें अलग अलग बीमारी पे प्रोडक्ट काम करता है, ऐसा आ चुका है। यहाँ पे तब छपेगा जब एविडेंस होगा। तो जिस 90 मॉलिक्यूल की बात की है मैंने, कंपनी की जो एक बुक है उसके अंदर ये 90 मॉलिक्यूल पूरे लिखे हुए हैं। ये बुक जो है 4 भाषा में उपलब्ध है कंपनी में, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और मराठी में। ये इम्यूरिक एफडीए अप्रूव है, हलाल है, जीएमपी है। जितने सर्टिफिकेट दुनिया को चाहिए सारे सर्टिफिकेट मौजूद हैं। क्योंकि जब हम आपको पब्लिक में आके समझाएंगे तो सर्टिफिकेट लगता है, क्योंकि डॉक्टर सामने खड़े रह के समझा रहा है। लेकिन जब डॉक्टर के सामने खड़े रह के दवाई खाओगे तो कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता। फर्क इतना है, मैं खड़ा हूँ इसलिए आपको सर्टिफिकेट मांगोगे, लेकिन आप खड़े होकर दवाई खाओगे तो नहीं मांगोगे। कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। ये प्रोडक्ट इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर है, इम्यूनोमोड्यूलेटर है, एंटीऑक्सीडेंट है। पहले हम बात करेंगे ग्रोथ फैक्टर की। क्या है ग्रोथ फैक्टर? ग्रोथ का मतलब होता है विकास। इस विकास क्रम में हर घटना अच्छी तरह होनी चाहिए। जैसे कि हम पैदा होते हैं, पहली सांस से जीवन शुरू होता है, आखिरी सांस यानी जीवन का अंत होता है। इसके बीच का समय इसको आयुष्य कहते हैं। ये अच्छी तरह जाना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। कॉकरोच छोटा है, युवा है, ओल्ड है। बकरी का बच्चा छोटा है, युवा है, ओल्ड है। कबूतर और पेड़। एक बच्चा गर्भ में सिंगल सेल से डेवलप होता है, जहां हम उसे देख भी नहीं सकते। एक दिन वही 5 और 6 फुट का आदमी बन जाता है। ये कैसे घटित होता है? ग्रोथ फैक्टर के कारण घटित होता है ऐसा। तो क्या है ये ग्रोथ फैक्टर? वेरी लो मॉलिक्यूल वेट पेप्टाइड को ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। पेप्टाइड क्या है? मिनिमम 2 अमीनो एसिड और लेस देन 50 अमीनो एसिड से पेप्टाइड बनता है। पेप्टाइड किडनी को रिपेयर करेगा और 50 के ऊपर अमीनो एसिड रहेगा तो प्रोटीन बन जाता है।
प्रोटीन किडनी को नुकसान करता है, पेप्टाइड किडनी को रिपेयर करता है। ये पेप्टाइड की साइज क्या है? 0.1 नैनोमीटर, यानी पेप्टाइड बहुत ही सूक्ष्म छोटा होता है। हमारे हेयर की थिकनेस 10,000 नैनोमीटर है और ये 0.1 नैनोमीटर, ये बहुत ही हल्का, बहुत ही सूक्ष्म होने के कारण ये पेप्टाइड सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है और डीएनए को रिपेयर करता है, डीएनए सिंथेसाइज करता है, सेल्स का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया उसको रिपेयर करता है, इसलिए हमारा सेल्स का वोल्टेज भी बढ़ता है। इसके अंदर ये सारे ग्रोथ फैक्टर हैं जो अभी हम बारी बारी देखने वाले हैं। सबसे पहले इसमें है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, जो मैं एक एक टाइटल बोलते जाऊंगा, समझाऊंगा। यही टाइटल को आप गूगल में डाल के सर्च करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में कितने बड़े लेवल पर इसका रिसर्च हुआ है। तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का काम है सेल ग्रोथ। हमारी बॉडी सेल्स से बनी है, कंटिन्यू सेल्स ग्रोथ होते रहता है, सेल्स मरते पैदा होते हैं। सेल्स प्लोरिफरेशन, सेल्स मरते हैं पैदा होते हैं, उस घटना को अच्छी तरह होने देना, उसको सेल्स प्लोरिफरेशन कहते हैं। सेल डिफरेंशिएशन, यानी कि एक आदमी के घुटने के सेल डिजेनरेट हो रहे हैं, किसी के हार्ट के, लीवर के, ब्रेन के या कोई पुर्जे के। तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सेल प्लोरिफरेशन के दौरान ये नक्की करता है किसने क्या बनना है। यहाँ वो स्टेज है सेल्स का, ये नक्की नहीं है सेल्स कि ये मसल सेल्स बनेगा या बोन सेल्स बनेगा या नर्व सेल्स बनेगा या लिवर सेल्स बनेगा, यहाँ पर डिसाइड नहीं है। डिसाइड यहाँ होता है, कौन करता है? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। जिस दिन ये डिसाइड नहीं हो पाएगा तो बॉडी को जरूरत है घुटने के सेल्स की, घुटने के नहीं बनेंगे। मसल्स की जरूरत है, मसल्स नहीं बनेंगे। लिवर की जरूरत है तो लिवर सेल्स नहीं बनेंगे, तब जाके बीमारियां शुरू होती है। एंजियोजेनेसिस, प्री एग्जिस्टिंग आर्टरी में से नई आर्टरी बनती है, वो तब बन पाती है जब एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर मौजूद होगा। एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल्स प्रोग्राम डेथ। आपका सेल जब पैदा होता है तब उसमें लिख दिया गया है कब वो मरेगा। जब उसका वक्त आता है खुद ही अपने आप को सुसाइड कर लेता है, उसको कहते हैं एपोप्टोसिस। ये एंटी एपोप्टोसिस है, यानी कि सेल्स की उस प्रोग्राम को चेंज करके सेल्स की लाइफ को बढ़ाता है, इसलिए इंसान दीर्घायुष्य बनेगा। लेकिन आप लोग कहोगे दीर्घायुष्य कैसे बनेगा? आयुष्य तो ईश्वर ने लिखा है। सही बात है ना? आपके मन में यही क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। ईश्वर ने जरूर आयुष्य लिखा है, लेकिन ईश्वर ने ये नहीं लिखा है कि ये आदमी 65 साल जिएगा, ये 70 साल जिएगा, ये 75 साल जिएगा, ये 80 साल जिएगा, ऐसा नहीं लिखा है। ईश्वर ने हर इंसान को आयुष्य श्वास के रूप में दिया है। इतना स्टॉक दे दिया है सांस का, लेना है छोड़ना है। जैसे एक आदमी को 10 करोड़ दिया जाए, वो 10 में 10 करोड़ को कब खत्म करे उसके हाथ की बात है। तो आयुष्य हमें श्वास के रूप में मिला है। जैसे कि कछुआ 1 मिनट में 3 से 5 बार सांस लेता है, इसलिए वो 300 से 500 साल जीता है। और डॉग, कुत्ता 1 मिनट में 40-45 बार सांस लेता छोड़ता है, तो 12, 15, 18 साल जीता है। मनुष्य अगर 1 मिनट में 15 सांस ले और छोड़े तो वो 100 साल जीता है। तो यहाँ पे एंटी एपोप्टोसिस सेल्स के प्रोग्राम में चेंज आने से सेल्स के अंदर ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोसेस चेंज होती है, उससे ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होती है। ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होने से अपने आप आयुष्य बढ़ता है। जो संत महात्मा होते हैं ना, जानकार, वो आपकी नाक के पास ऐसा हाथ रखेंगे, ध्यान दीजिए, हाथ रखेंगे, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न चेक करेंगे और आपको बता देंगे कि आप अभी इतने साल के हैं, इतने साल और जी पाएंगे। आपके यूपी में ही एक महात्मा जी है जिनकी उम्र अभी 206 साल हो गई है। 206 साल की उम्र, सरप्राइज की बात है। नाम बताऊंगा बाद में, मेरे मोबाइल में है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इसको सिंपल भाषा में कहेंगे फायर ब्रिगेड। वुंड हीलिंग, ये जख्म को हील करता है। एक्सीडेंट होगा तो कार्टिलेज एंड मसल्स को रिपेयर करता है, क्योंकि ये वैरायटी ऑफ सेल्स एंड टिश्यू बनाएगा।
एंजियोजेनेसिस में हेल्प करता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गर्भ के विकास में ये बहुत ही जरूरी है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 1990 तक इसको सोमेटोमेडिन कहते थे। 1990 के बाद इसका नाम साइंटिस्टों ने रखा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, लेकिन ये नाम भी मेरे हिसाब से उचित नहीं है। इसका नामकरण विधि और होगा, फिलहाल हम इसकी नामकरण विधि कर लेते हैं। आज इसका नाम होना चाहिए ऑल इन वन ग्रोथ फैक्टर। ऑल इन वन ग्रोथ फैक्टर इसका नाम होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये हमारे बॉडी का क्रिएटर है। यही हमारे बॉडी के हर पुर्जे को बनाता है, रिपेयर करता है, रीडिजाइन करता है। जैसे कि IGF-1 मसल्स और मसल सेल्स को बनाता है। एक बीमारी है जिसका नाम है मस्कुलर डायस्ट्रोफी, जिसमें क्या होता है कि मसल सेल्स जो है डिजेनरेट होते जाते हैं, आगे चल के मसल्स खत्म हो जाते हैं, मरीज चल नहीं सकता है, बिस्तर में आ जाता है। ऐसे मरीज को चाहिए IGF-1 चाहिए। इसका दूसरा नाम कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर कह सकते हैं, क्योंकि ये कार्टिलेज बनाता है। आज तक साइंस मानता था कि दो जोड़ों के बीच गादी होती है, वो गादी वापस नहीं बनती है। जैसे कि घुटने के जॉइंट में गादी होती है, दो मनके के बीच में गादी होती है। कई मरीज आते हैं ना ओल्ड एज वाले मेरे पास, तो कहते हैं डॉक्टर साहब मनका घिस गया है। ये मनका भी और ये मनका भी उम्र के साथ घिसता है, तो दोनों प्रकार के लिए यहाँ इलाज है। इस मनके के लिए एक अलग फैक्टर आएगा इसमें। तो ये IGF-1 कार्टिलेज को फिर से बनाता है। अभी समझो एक इंसान को घुटना घिस रहा है, आपको सरप्राइज होगी जान के कि जब आर्थराइटिस होता है, जिसको फर्स्ट स्टेज कहते हैं, वो डेवलप होने 10 साल लगता है। सेकेंड स्टेज पे और 2 साल बाद जाता है, थर्ड स्टेज पे और 2 साल बाद जाता है, और वाजपेयी के स्टेज पे जाने के लिए और 5 साल लगते हैं। यानी 18-19 साल लगता है एक इंसान को वाजपेयी का चेला बनने के लिए। इजी नहीं है, बहुत तपस्या है, भारी काम है। आपको ये बात तो सबसे पता है ना कि सबसे दुनिया के अच्छे डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, फिर भी आज चल नहीं पाते वो। क्योंकि जिस लकड़ी पे स्क्रू लगाना है वो लकड़ी तो मजबूत चाहिए ना। अगर बोन की डेंसिटी नहीं है तो स्क्रू टिकने है क्या? अच्छा चलो ठीक है, आज बोन डेंसिटी ठीक है, उम्र बढ़ने के साथ तो भी होनी है। इसलिए ऑपरेशन भी कामयाब नहीं होते हर किसी के। आज कामयाब है तो उम्र कम है, आगे क्या होगा? अभी 50, 55, 60 है, 80 साल में क्या होगा, 90 में क्या होगा? जिए 90 साल तक। तो यही बोन बनाता है, बोन मेरो को स्टिमुलेट करता है। बोन मेरो स्टिमुलेट होने से नेचुरल स्टेम सेल प्रोड्यूस होते हैं, और नेचुरल स्टेम सेल जब प्रोड्यूस होते हैं तो बॉडी में जहाँ पे भी जो भी खराबी होगी उसको रिपेयर करता है। ये लिवर को बनाता है। एक आदमी को सिरोसिस ऑफ लिवर होता है, पूरा लिवर खत्म हो चुका है। अगर उसको ये IGF-1 मिलेगा तो लिवर फिर से रीडिजाइन हो जाएगा। हमारे पास हैदराबाद में एक मरीज है, 80 साल की उम्र है उनकी। डॉक्टर ने कहा कि लिवर पूरा खत्म हो चुका है। फैमिली में शादी थी, तो लोग सोचते थे कि बुजुर्ग इंसान है, शादी तक रुक जाए तो अच्छी बात है। ये गोली उनको सजेस्ट की गई, उन्होंने खाना शुरू किया तो शादी कब की हो गई, वो बुजुर्ग आदमी रुक गए, लिवर अच्छा हो गया, अब तो घूमते फिरते बढ़िया एकदम। क्योंकि 80 साल कोई उम्र कोई नहीं है, 120 साल की उम्र होती है, अभी तो 40 साल और बाकी है। आपको सरप्राइज होगी कि आयुष्य 120 साल क्यों होता है। क्योंकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको पता होगा, सभी ग्रहों की दशा का टोटल 120 साल होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कि आदमी ढंग से जिए तो 60 साल में इंसान अपनी लाइफ की पहली साइकिल पूरी करता है, और 60 साल के बाद जीवन की दूसरी साइकिल शुरू होती है। तो पहली साइकिल क्या है जीवन की? पहली साइकिल यानी कि पैदा हुआ तब से 10 साल की उम्र तक हमारे शरीर में विंड एनर्जी काम करती है। विंड यानी हिलते रहना। छोटा बच्चा बहुत हिलता है। आप एक 4 या 6 महीने के बच्चे को लिटाइए, जैसा वो हाथ पैर हिलाता है, आप और हम हिलाएंगे तो आप और हम थक जाएंगे, वो नहीं थकेगा। बहुत कसरत करता है वो, तभी तो एकदम ताजा होता है गुलाब की तरह, तभी तो खाया पिया उसको बचता है। भारी कसरत है उसके पास। 10 साल से 20 साल की उम्र में हीट एनर्जी, बच्चा
माँ बाप की थोड़ी सुनता है, थोड़ी नहीं सुनता है। 20 से 30 साल हॉट जवानी का जोश, छोटे उसको मूर्ख लगते हैं, बड़े को तो अकल ही नहीं है। ये सोच होती है 20 से 30 की साल उम्र के बीच, जिसको कहते हैं यंग ब्लड, गर्म खून। ये गर्मी चलती नहीं है ना, समाज में कड़वे मीठे अनुभव होते हैं। तो 30 से 40 का समय उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी, आदमी थोड़ा ठंडा गिरता है, ह्यूमिडिटी। और 40 से 50 उसको कहते हैं ड्राइनेज, हार्मोनल चेंज शुरू होता है लेडीज और जेंट्स के अंदर, ड्राइनेज। और 50 से 60 कोल्डनेस। अब लगता है ठीक है बहुत जी लिए, अब क्या करना है। ऐसे सुनने वाले लोग मिलेंगे, 50 से 60 के भी जैसे बोलने वाले लोग मिलते हैं। लेकिन आदमी सही ढंग से जिया तो उसकी फिर एक साइकिल शुरू होती है। 60 to 70 विंड एनर्जी, वो बच्चे जैसा होता है, हैंडल करना बहुत मुश्किल है। फिर 70 to 80 हीट एनर्जी, और 80 to 90 अगेन जवानी का जोश। 80 to 90 ये दूसरी जवानी है, और 30 से 40 पहली जवानी थी। पहली जवानी में आदमी गलत करके बटोर सकता है, दूसरी जवानी में सब लुटा देता है। एग्जाम्पल है मोरारजी देसाई का। जिस वक्त वो रूलिंग पे थे, 80 से 90 का समय था, और पहली बार रिकॉर्ड है सोना सस्ता हुआ था, शक्कर सस्ती हुई थी, सब चीज सस्ती हुई थी। पूरा इतिहास है, आजादी के बाद का ये इतिहास है। क्योंकि उस उम्र में वो आदमी सेवा के अलावा कुछ नहीं सोच सकता, वो जवानी अलग है। और 90 से 100 अगेन ह्यूमिडिटी, 100 से 110 कोल्डनेस, और 110 से 120 ड्राइनेस। तो इस तरह एक अद्भुत क्रांति आती है। तो वो 80-90 वाली सोच अभी डेवलप करो तो कितना बढ़िया है, आप सोचिए, है ना। जीवन का मजा है, जिंदगी में अच्छे कार्य करो, अच्छे रहो, अच्छी बातें करो। आपको पता है इज्जत किसको मिलती है? जिसके पास बहुत पैसा है उसको मिलती है। फिर उसकी बुराइयों को भी लोग नजरअंदाज करते हैं, बहुत पैसा है तो। या तो उसकी इज्जत होती जिसके पास बहुत ज्ञान है। अगर ये दोनों चीज नहीं है तो इज्जत मिल सकती है? आप कहोगे नहीं, मैं कहूंगा यस। खाली 3 फॉर्मूला अपना के देखना। आज के बाद 3 सूत्र मैं आपको बताऊंगा, आप अपने जीवन में उतार के देखिए तो सही। पहला सूत्र क्या है? बहना सीखो, बहस बंद करो। क्या है फॉर्मूला? बहना सीखो, बहस बंद करो। हम लोग क्या करते? बहुत आर्ग्यूमेंट करते, बहुत चर्चा करते हैं, बहुत बहस करते हैं। जिससे क्या होता है, आप सामने वाले को अच्छे नहीं लगते, और सामने वाला आपको नहीं लाइक करता, आप उसको नहीं लाइक करते, तो कभी भी तालमेल बनने वाला नहीं है। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ये बात उतनी ही जरूरी है। ये हर इंसान को, हर इंसान के प्रति लागू होता है। तो दूसरी फॉर्मूला कि सुनना सीखो। जैसे अभी आप सुन रहे हो वो नहीं है, ये तो एक अलग चीज है। सुनना सीखना है। अभी जो सुन रहे हो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। समझो कि आप शादी में गए या अपने दोस्त के घर गए, तो आपका दोस्त अपने प्रॉब्लम, अपने दुख, अपनी आप बीती सुना रहा है कि कितने कष्ट में थे वो इस मुकाम पे पहुंचा, या अभी उसको कितना कष्ट बता रहा है। अभी उसने बताने की शुरुआत की थी, और आप उसको रोक के ये बताने जा रहे हो कि भाई तेरे से बड़ा दुखी तो मैं हूं, मेरी जगह कोई और होता तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका मजाक टिड़किड़ा हो गया। अरे आपका दुख आपका है, कोई नहीं ले सकता है, आपने ही लड़ना है, लेकिन आप उसका दुख कम कर सकते हैं। आप सुन लो उसकी, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ तकिया कलम यूज करना है। हाँ ठीक है, वो ऐसा हुआ, बहुत बुरा हुआ, जस्ट तकिया कलम। अगर ऐसा करते जाएंगे तो कोई शादी में गए, कोई फंक्शन में गए, तो बहुत लोग आपको मिलेंगे और कहेंगे, जैसे रवि जी के भाई कहे, अरे रवि जी बहुत अच्छा बोलते हैं। अरे क्या अच्छा बोलते हैं? खाक, वो तो सुनते हैं, तकिया कलम यूज कर रहे हैं, हाँ हूँ कर रहे हैं। लेकिन एडवर्टाइज क्या होगी आपकी? आप बहुत अच्छा बोलते हो, जबकि आप बहुत अच्छा सुनते हो, लेकिन लोग कहते हैं आप बहुत अच्छा बोलते हो, है कि नहीं? क्या अगर ऐसी फॉर्मूला आपके पास तो लोग आपको चाहेंगे कि नहीं? Yes. बिल्कुल, डेफिनेटली। छोटे से फॉर्मूला है। और तीसरा फॉर्मूला, लोगों को बुलाइए। हम लोग क्या करते हैं, देखिए रोड पे से जा रहे हैं, देखा एक आदमी आ रहा है, नक्की किया, देखता हूँ बुलाता है कि नहीं। तो हमारा तो पक्का प्लान है, सामने वाले का प्लान तो पता नहीं। सामने वाला बेचारा टेंशन में जा रहा है, कुछ सोच में जा रहा है, और वो निकल गया। आंख जरूरी नहीं है कि देखते हुए देख रही है,
आंखों का मन के साथ अनुसंधान होगा तब वो देखती है, भले वो निगाह आपके ऊपर उसकी, लेकिन वो सोचते हुए निकल गया। आप क्या करते हो, फोन करते हो, क्या बात है, बड़ी अकड़ आ गई, बाजू से गए, बुलाया तक नहीं। अरे आप भी तो बुला सकते थे, आपको कम अकड़ थी क्या? बुला सकते थे ना, लेकिन हमने तो ठान ली थी, बुलाया कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे से बड़ा आदमी है ज्ञान में, पैसे में, तो हम बुलाते हैं, हम बुलाते हैं। और हमारे से कम पैसा और कम ज्ञानी है तो हम उम्मीद करते कि वो बुलाए। तो ऐसा मत करिए। जिसको भी आप जानते हैं, छोटे से बड़ा सभी को बुलाइए, सामने से बात करिए। जीवन में मजा है तालमेल के, रिदम, लय, और लय है वही जीवन है। जहाँ लय नहीं है वहां तो तूफान है। तूफान में कोई लय होता है क्या? नहीं, तो तूफान नहीं चाहिए। तो इस तरह ये सिंपल फॉर्मूले हैं, जिसको जीवन में उतारिए तो लाइफ चेंज होती है। हाँ, अभी बात करेंगे, लिवर की बात कर रहे थे, किडनी। IGF-1 किडनी को हेल्दी रखता है। एक इंसान को गाउट होता है, यूरिक एसिड निकालने का काम किडनी का है, किडनी उसको निकाल नहीं सकती है, तो एंकल या घुटने में जमा होकर एंकल में दर्द होता है या घुटने में दर्द होता है। प्रॉब्लम किडनी का है, पनिशमेंट पैर को है। किडनी क्यों ठीक से काम नहीं कर रही है? IGF-1 नाम का तत्व वीक हो चुका है। जिन इंसान की किडनी फेल हो जाती है उनका भी IGF वीक होता है। IGF किडनी को फिर से रिडिजाइन करेगा, रिपेयर करेगा। हमारे पास मरीज है जो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करते थे, यानी महीने में 12 बार करते थे। अभी वो महीने में 2 बार डायलिसिस करते हैं। 12 की जगह पे अगर 2 हो जाए तो परसेंटेज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है? 60, 70, 80% ठीक हो चुका है। ये मत सोचिए डायलिसिस ठीक होगा तब 100% वो परसेंट को वैसे मत काउंट करिए। डायलिसिस कम होना उसका भी एक रेशियो है ना। जो डायलिसिस जिंदगी भर बंद नहीं होने वाला है, वो 3 से 6 महीने में अगर उसकी मात्रा जो है आधे से भी ज्यादा कम हो जाए तो पेशेंट को पेशेंस रखना चाहिए। साईं बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, जिसको कहते हैं धीरज। कहते हैं ना, धीरज के फल मीठे। मेरे फ्रूट वाले का नाम धीरज है, उसके फ्रूट बहुत मीठे होते हैं। हाँ, अभी बात करेंगे नर्व, स्किन और लंग्स। ये लंग्स के सेल्स को भी रीजनरेट करता है। आज तक साइंस मानता था लंग्स सेल्स रीजनरेट नहीं होते, लेकिन हमारे पास एक नहीं अनेक उदाहरण है अस्थमा के मरीज के, जो दिन में 4 बार पंप लेते थे, 1.5-2 महीने में पंप छूट चुका है। बहुत किस्से अस्थमा में बहुत फास्ट रिजल्ट है इसका। अब बात करेंगे डायबिटीज की। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 पैनक्रियास के बीटा सेल्स को रीजनरेट करता है। इसीलिए कोई डायबिटीज के मरीज है तो इसको पहले चालू नहीं करें, पहले एक रिपोर्ट निकालेंगे। क्या है वो रिपोर्ट? उस रिपोर्ट का नाम है सीरम इंसुलिन टेस्ट। सुबह खाली पेट निकालने का, दोपहर को खाने के बाद वाला निकालने का। उसके बाद 2-2 गोली 3 बार शुरू की जाए, और 1 महीने बाद जब दोबारा रिपोर्ट निकलेगा तो सीरम इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ चुका होगा। जरूरी नहीं है कि डायबिटीज घटे, शुगर घटे, क्योंकि इंपॉर्टेंट शुगर नहीं है। शुगर कम रहती है उसको भी पैर की नस वीक होती है, आंखों की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ब्रेन की होते हुए देखा गया है। क्यों? क्योंकि पैनक्रियास कितनी हेल्दी है उसके ऊपर सब आधारित है। एक डॉक्टर एक मरीज को कैसे बताता है कि आपको 1 साल बाद डायबिटीज होगी? सीरम इंसुलिन टेस्ट से। अगर आज शुगर नहीं है लेकिन सीरम इंसुलिन होना चाहिए, उससे कम आया है, तो डायबिटीज होने 1 साल लगता है। तो यहाँ सीरम इंसुलिन बढ़ा है तो 3 से 6 महीना इंतजार करना पड़ेगा शुगर लेवल कम होने के लिए। अगर शुगर लेवल बढ़ भी जाता है तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपका एलोपैथी का डोज आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको बंद नहीं करना है, क्योंकि इसका टेस्टिंग है सीरम इंसुलिन का बढ़ना, ये इसका रियल रिपोर्ट होता है। जब बॉडी में चेंजेस आता है, शुगर, ऐसे एक मरीज का यहाँ शुगर बढ़ गया, उन्होंने बंद कर दिया। हमने कहा चालू ही नहीं करना है जब तक सीरम इंसुलिन चेक नहीं करोगे, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा ये दवाई आपके बॉडी पे काम करती है? क्योंकि शुगर डिपेंड करता है आपने अभी 2 दिन क्या खाया, पिछले 2 दिन, और आज चेकिंग किया। नेक्स्ट चेकिंग के वक्त पिछले 2 दिन क्या खाया, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, नींद कितनी हुई है इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट है, कितना श्रम किया ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी बात शुगर बढ़ने और घटने के 2 रिपोर्ट के ऊपर आधारित है, यानी वो रिपोर्ट परफेक्ट नहीं मान सकते हैं इस एनालिसिस के लिए, इसलिए सीरम इंसुलिन चाहिए। ये IGF-1
अगर बच्चों के अंदर कम बनता है तो उनकी हाइट शॉर्ट रहती है, बहुत ज़्यादा कम बनता है तो डॉर्फ, जिसको हम बौना या जोकर कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बनेगा तो एक महामानव खली बन जाता है, महाकाय इंसान बन जाता है। यही नर्व सेल्स के ग्रोथ में हेल्प करता है, डीएनए सिंथेसाइज करता है, डीएनए रिपेयर करता है। अगर फादर और मदर को डायबिटीज है तो बच्चे को पूरे चांस है, 99% चांस है कि बच्चे को शुगर आएगा। 20, 22, 25, 26 साल के बाद हेरिडिटरी वाली डायबिटीज आती है। वैसा मरीज, इसको पहले से शुरू किया है, इसको मरीज नहीं कहना चाहिए, वैसा इंसान जिसको फ्यूचर में डायबिटीज होने के चांस है, इसका सेवन करें तो डीएनए में चेंज आने से आगे चल के पूरी संभावना है कि उसको शुगर नहीं आएगी। नव ग्रोथ फैक्टर ने इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इंसुलिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ये बॉडी में इंसुलिन जैसा बिहेव करता है और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 पैनक्रियाज को रिपेयर करता है, इस तरह शुगर लेवल काबू में आता है। नव ग्रोथ फैक्टर नर्वस सिस्टम के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन कहते हैं। शायद ही कोई न्यूरोलॉजिकल डिसीज ठीक होती होगी, बड़ी मुश्किल से, जैसे कि पैरालिसिस, पार्किंसन, न्यूरल्जिया, साइटिका, एल्जाइमर, मोटर न्यूरॉन, ऐसी कई बीमारी जो है वो मुश्किल से ठीक होती है, क्योंकि इसकी असली दवा है नव ग्रोथ फैक्टर। आने वाला समय, ये जो ग्रोथ फैक्टर है इसको कहते हैं 5th जनरेशन मेडिसिन। साइंटिस्टों ने ढूंढ लिया है ये सारे फैक्टर जानवरों के ब्लड से या मसल से या निकाल के बनाए जा रहे हैं ऑलरेडी, यहाँ हम आपको नेचुरल दे रहे हैं। तो जापानीज साइंटिस्ट ने 20 टन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में से 1 मिलीग्राम नव ग्रोथ फैक्टर बनाया, जिसकी कीमत है 1,84,000। कुछ साइड इफेक्ट भी है। यहाँ पर इम्यूरिच में 300 mg की एक गोली में 11.5% नव ग्रोथ फैक्टर मिलता है, यानी कि उतना फायदा 20 गोली से होगा। इसी से ये नव ग्रोथ फैक्टर पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस पे काम करता है, जिससे हार्मोनल बैलेंस रहता है, इंसान हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ जिएगा। इसके अंदर प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर है। डेंगू के अंदर या दूसरे कई प्रकार के फीवर में प्लेटलेट काउंट कम होने से ब्रेन में ब्लीडिंग से डेथ होता है। 4 गोली 4 बार दीजिए, 5वें दिन प्लेटलेट काउंट 1 लाख क्रॉस करता है, 7वें 8वें दिन 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगा। नॉर्मल वैल्यू प्लेटलेट की होती है 1.5 लाख to 4.5 लाख। इसके अंदर है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा, वो हमारी लिप्स से लेकर एनस तक की जीआई ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से एसिडिटी, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ऐसे सब बीमारी पे ये अद्भुत काम करता है। नेट पे जरूर देखिएगा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा और बीटा के बारे में। हाँ, अब हम बात करेंगे इसके दूसरे सेक्शन की। ये इम्यूनोमोड्यूलेटर है। यहाँ बैठे हुए हर इंसान के शरीर में उतनी क्षमता है कि हमारा शरीर सभी प्रकार के वायरस को किल कर सकता है। उसके बावजूद हमें एंटीबायोटिक खानी पड़ती है। क्यों खानी पड़ती है? क्योंकि हमारे बॉडी के जो हथियार है वायरस से लड़ने के, लिम्फोकाइंस, टी सेल्स, एंटीबॉडीज, बी सेल्स और किलर सेल्स, ये हमारे बॉडी के हथियार है वायरस के सामने लड़ने के। तो ये हमारे वेपन अच्छी तरह काम नहीं करते हैं वायरस के सामने। क्यों नहीं करते हैं? हमारे शरीर में एक तत्व है प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड, ये वीक हो जाता है तब ऐसा होता है। इसका मेन काम क्या है? इसका काम है वायरस को पहचानना, स्टॉक में से वेपन निकालना, वायरस को किल करना, याददाश्त में रखना, दोबारा आया तो बिना पूछे मार देना। ऐसी हमारे बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है। वो सिस्टम ठीक से तब काम करेगी जब प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड ठीक से काम करेगा। तो ये वीक हो गया तो बार बार एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी। इसके अंदर इंटरफेरॉन है, इम्यूनोग्लोबिन है। तो पीआरपी, इंटरफेरॉन, इम्यूनोग्लोबिन, जिसकी वजह से ये एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल है। इंटरफेरॉन का इंजेक्शन 80,000 से 1,20,000 का आता है। महाराष्ट्र में जो स्वाइन फ्लू हुआ था, इसी दवाई से काबू में आया, ऐसा 12 न्यूज़ चैनल ने बताया है। ये 3 तत्वों की वजह से 17,000 पेशेंट की जान बची है। उस वक्त टेमीफ्लू की खोज नहीं हुई थी। इसके अंदर लैक्टोफेरिन नाम का तत्व है। ये HIV के मरीज पे अद्भुत काम करता है। हमने कई HIV के मरीज पे इसका ऑलरेडी प्रयोग किया है, उसके बाद मैं ये बात बता रहा हूँ। जिसका एक्टिव HIV है
वैसे एड्स का मरीज का वजन घटते जाता है, उसको लूज मोशन होते हैं और लिम्फ नोड डेवलप होते हैं। 4 गोली इम्यूरिक 3 बार दी जाए HIV के मरीज को, तीसरे दिन से दवाई काम करेगी। 1 महीने में उसका वेट गेन होगा, उसका लूज मोशन रुकेगा और पेशेंट में चेंज आएगा। डेफिनेटली उसकी डेथ एड्स के कारण, HIV के कारण नहीं होगी। यही लैक्टोफेरिन एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमरस, एंटी कैंसरस है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमरस, एंटी कैंसरस है। लेडीज को अगर ब्रेस्ट में गांठ है 1 से 1.5 महीने में डिसॉल्व होगी लैक्टोफेरिन के कारण। यूट्रस फाइब्रोइड 3 to 6 मंथ में, ऐसे कई मरीज हमारे पास है। केमोथेरेपी जो मरीज लेता है उसमें कैंसर सेल्स कम मरते हैं, नॉर्मल सेल्स ज़्यादा मरते हैं। इस इम्यूनिज के अंदर एपिडर्मल एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होने के कारण नॉर्मल सेल्स फिर से वापस बन जाएंगे तुरंत। लेकिन लैक्टोफेरिन दोबारा कैंसर होने से बचाता है। लैक्टोफेरिन कैंसर के अगेंस्ट काम करता है। दुनिया में बहुत बड़ी रिसर्च इसके ऊपर हुई है। जरूर इंटरनेट पे जाके इन सब शब्दों को जो मैंने कहे हैं आप जरूर देखना। याद नहीं रहेगा लेकिन आपको एक पैम्पलेट दिया जाएगा, उसमें सारे शब्द लिखे हैं। आप बैठ के गूगल पे आराम से स्टडी करिए। ये ट्यूबरक्लोसिस लिम्फेनाइटिस का पेशेंट है। ये टीबी की गांठ 5 हफ्ते में पिघल गई है। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, 2.5 मंथ में ठीक हुआ है। ये पेरिप्लेजिया का पेशेंट है, 2 साल से बिस्तर पे था, इसको जख्म हो गया था, बेडसोर जिसको कहते हैं, वो हील नहीं होता है जल्दी। ये इम्यूरिक कैप्सूल खोल के इसके पाउडर को कार्बोजेल में मिक्स करके एज अ ऑइंटमेंट यूज करना है और ये गोली खानी है। ये पेशेंट 35 दिन में ठीक हुआ। इसके 15 फोटोग्राफ हमारे पास है। एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया मार्केट में, 7 ग्राम की ट्यूब, 1050 रुपया कीमत है। 0.1% प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर है ऑइंटमेंट की, यानी कि ये ग्रोथ फैक्टर की दवाइयाँ मार्केट में आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर 2 कैप्सूल से आपका 5-10 हज़ार का ऑइंटमेंट बन जाता है हीलिंग के लिए। नर्व्स कॉम्प्रेशन या स्लिप डिस्क जिसको कहते हैं, जहाँ ऑपरेशन करने के बावजूद भी पेशेंट ठीक नहीं होता। आप शायद ही मुझे कोई पेशेंट बता पाएंगे जिसने स्लिप डिस्क या नर्व्स कॉम्प्रेशन में 5 साल पहले ऑपरेशन किया हो और आज वो कह दे उसे दर्द नहीं है। बहुत मुश्किल से पेशेंट मिलेगा। यहाँ पर कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये 4 तत्व ऐसी कंडीशन को रिपेयर करता है। ये रिपेयरिंग की प्रक्रिया 3 महीने से 6 महीने का समय लेगी इस दवाई के द्वारा। ये मेल पैटर्न एलोपेशिया है, आदमियों को भी बाल चले जाता है एक हिस्से से, ऐसे कंडीशन में बाल आ जाते हैं। जिसके कम बाल हो गए और बाल जहाँ हो गए बाल घने हो सकते हैं, लेकिन जिसके बाल बिल्कुल चले गए उसके बाल नहीं आएंगे, ये पक्की बात है। टीन एज के लड़के लड़की ले गए तो स्किन और हेयर अच्छे रहते हैं, पिंपल्स अच्छे हो जाते हैं। मैरिड कपल लेगा, धरती अच्छी, बीज अच्छी तो फसल अच्छी। प्रेग्नेंट लेडी लेगी तो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर गर्भ के विकास में मदद करता है। डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा है। मेनोपॉज स्त्री के जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट समय 35 से 45, जहाँ हार्मोनल चेंज होता है जिसकी वजह से उसका स्वभाव बदल जाता है। कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है, कभी पागलपन, कभी ठंडी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी भूख लगती है, कभी भूख नहीं लगती है। ऐसा सब बिहेवियर पैटर्न चेंज होती है। आदमी गुस्सा वाला है तो झगड़ा होता है और सिटी में देखा गया है बड़े बड़े शहरों में डिवोर्स हो जाते हैं। तो ये इम्यूरिज ऐसी कंडीशन में हार्मोनल बैलेंस क्रिएट करती है जिससे स्त्री का जो स्वभाव है वो मेंटेन रहेगा पहले वाला, क्योंकि सभी का अच्छा ही स्वभाव रहता है। ओल्ड एज की कॉमन समस्या क्या है? भले कोई बीमारी नहीं है, वीकनेस, थकान, नींद नहीं आना, खाना नहीं पचना, याद नहीं रहना, ऐसी चीज़ों में ये अद्भुत है। बच्चों की हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छा है। स्पोर्ट्समैन का स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, इसलिए रेगुलर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं 5वीं बार लेक्चर ले रहा हूँ आज ही सुबह से। सुबह 7 बजे पहला लेक्चर मैंने लिया था, रात को 12 बजे सोए थे, सुबह 5:30 को उठा था। तो स्पोर्ट्समैन का स्टेमिना बढ़ाने, मैं भी स्पोर्ट्समैन ही समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि इतनी बार लेक्चर देना ये स्पोर्ट्समैन जैसा ही काम है, स्टेमिना चाहिए। ये पहलवान की कभी बॉडी बनी नहीं, इसलिए इसकी शक्ल ढक के रखी है, क्योंकि इसको ग्रोथ फैक्टर ही कभी नहीं मिला। ग्रोथ फैक्टर से ही बॉडी बनती है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिरोसिस ऑफ लिवर, IGF-1 नाम का तत्व लिवर को फिर से रीडिजाइनिंग कर देगा, भले पूरा लिवर खत्म हो गया है तो भी।
रूट कैनाल की सर्जरी के पहले, सर्जरी के दौरान और बाद में लिया जाए तो रूट कैनाल फ्यूज हो जाएगा, जिंदगी भर साथ देगा, और जिसके दांत अच्छे हैं उसके दांत कभी खराब नहीं होंगे। कैटरेक्ट की सर्जरी के पहले और दौरान या बाद लिया जाए तो जिस हीलिंग को 1.25 महीना 1.5 महीना लगता है, बिकॉज ऑफ एपिडर्मल एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 5 दिन में हीलिंग हो जाएगा। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में हर इंसान ने एक दिन ओल्ड होना है। दुनिया में ये प्रूव हो चुका है कि एंटी एजिंग सिगरेट क्या है। ग्रोथ फैक्टर एंड पेप्टाइड दुनिया का सबसे पावरफुल एंटी एजिंग सिगरेट है, यानी कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को स्लो करता है। उम्र बढ़ती है तो भी इंसान को फिट और यंग रखता है ग्रोथ फैक्टर एंड पेप्टाइड। तो ये आखिरी स्टेज पे लकड़ी वाले दादाजी बनना है, या आज निर्णय लेके इसका सेवन शुरू करके तीसरे या चौथे लेवल पर रह के स्मार्ट बुड्ढा बनना है, ये नक्की आज करना पड़ेगा, क्योंकि कल तो लकड़ी हाथ में होगी। अब ये किसको लेना चाहिए? 122 करोड़ के पॉपुलेशन में 122 करोड़ लोगों की ये जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो माँ के पहले 3 दिन के दूध से हमें 90 तत्व मिले थे। जब हम पैदा हुए थे तो माँ के पहले 3 दिन के दूध से 90 तत्व मिले थे। रोज मिलते रहे, जिंदगी के आखिरी सांस तक मिलते रहे, तो जिंदगी कैसी होगी? डेफिनेटली जीने जैसी होगी, क्योंकि कोई बीमारी नहीं है, तो ही जीवन का मजा है। क्योंकि शरीर से बड़ी संपत्ति इस पृथ्वी पे कोई नहीं है, इसीलिए हर किसी ने लेना चाहिए। डे 1 के चाइल्ड से लेके एनी एज सबके लिए ये सेफ है। 5.5 महीने के अंदर का बच्चा है तो आधी गोली दे सकते हैं। 5.5 से 4 महीने वाले के लिए 1 गोली, 5.5 महीने से 4 साल के लिए 1 गोली, 4 से 12 साल के लिए 1-1 गोली 2 बार, 12 साल के ऊपर 1-1 गोली 3 बार खानी चाहिए। ये हेल्दी इंसान को हेल्दी रहने का डोज है। बीमारी में ये डोज डबल है, बड़ी बीमारी में 3 या 4 गुना होता है। क्या इसकी कोई साइड इफेक्ट है? तो पहले ये हमें समझना है ये बना कैसे है। गाय के पहले 3 दिन के दूध से बना है, इसलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी दवाई के साथ कोई रिएक्शन नहीं आता है, और रेगुलर मेडिसिन को चालू रखते हुए इसका सेवन करना है। आगे चल के वो मेडिसिन जो एलोपैथी है उसका डोज कम होके बंद हो जाएगा। मार्केट में एक बुक आई है, बुक का नाम है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि दवाई की चिट्ठी द्वारा मृत्यु, बुक का नाम है। उसके पहले पन्ने पे लिखा है जितनी मृत्यु एक्सीडेंट से नहीं होती है उससे ज़्यादा मृत्यु प्रिस्क्रिप्शन से होती है। मैंने आपको पहले कह चुका हूँ कि मैं यहाँ खड़े रह के बोलता हूँ तो आपको बहुत प्रूफ मांगते हो, लेकिन डॉक्टर के पास जब आप जाते हो और आप खड़े रहकर दवाई लेते हो तो सारी दवाई खा लेते हो। कोई पूछते नहीं हो कि दवाई को सर्टिफिकेट है कि नहीं, इसकी साइड इफेक्ट है कि नहीं, कुछ नहीं पूछते हो। परफेक्ट। तो यहाँ हमने जो बातें बताई है इसको फर्दर प्रूव करना है तो इंटरनेट पे जाइए, और पढ़ना है तो किताब अवेलेबल है। दुनिया में बहुत बड़ी रिसर्च हुई है। आप लोगे तो सबसे ज़्यादा फायदा आपको होगा, क्योंकि ये शरीर को आप पृथ्वी के साम्राज्य से तोल नहीं सकते हैं। शरीर का साम्राज्य क्या है? आपके 90 तत्व। ये 90 तत्व वीक होते जाएंगे तो आपकी संपत्ति कम होते जा रही है। ये 90 तत्व बैलेंस है तो सारी संपत्ति आपके पास है, क्योंकि जो है उसको भोग सकते हैं और शरीर स्वस्थ रह सकता है, इसलिए इसको हर किसी ने सेवन कर सकते हैं। इसके अंदर कई प्रकार के मिनरल है जो हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहेंगे फ्री रेडिकल यानी एक प्रकार का टॉक्सिन है, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ये है डॉक्टर रमेश पाटिल, जिनकी हॉस्पिटल है, कैथ लैब है, सिटी स्कैन सेंटर है, बाईपास वगैरह वहाँ पर होता है। 7,000 पेशेंट पर ट्रायल लेने के बाद इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया गया है। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हेल्थ इंडिया अभियान है, हर आदमी ने ये खाना चाहिए और खा सकते, इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, इतना ये सेफ है। फाइनली एक कहूँगा, आज हमारा जीवन कैसा है? नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है। हमें पीना ना आया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना ना आया। क्या लेकिन जिस दिन आपको पूर्ण स्वास्थ्य का लाभ होगा, मैंने यहाँ तक देखा है जो आदमी अपने आप को स्वस्थ समझता था, इसका सेवन करने के बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है कि मैं अब स्वस्थ हूँ। तो क्या होगा? नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है।
हमें पीना आ गया, जिंदगी खूबसूरत है, मैं जीना आ गया। थैंक यू। अभी एक टी ब्रेक है, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद